सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में आज बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको मिलेगा कि प्री कैसे क्वालिफाई करना है, वो मैं आपको बताऊँगी। जो मैंने अपने पेपर को देने में जो अनुभव किया, कैसे प्री क्वालिफाई करते हैं और कैसे हमें पढ़ना चाहिए, वो सब मैं इसमें डिस्कस करूँगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए आपका चंबल है, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी रामगंगा। तो निम्नलिखित नदियों में से जो भ्रंश घाटी में नदी बहती है वो है दामोदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, ज्योग्राफी के लिए आपको एटलस देखना बहुत ज़रूरी है। आप कम से कम 20 मिनट रोज़ एटलस देखें। कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ पे गिरती है, किस तरीके से बहती है, उसके किनारे कौन सा शहर है। ज्योग्राफी के सवाल सही करने हैं तो आपको एटलस देखना ही पड़ेगा। बिना एटलस के आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है कि आप एटलस डेली कम से कम 15 मिनट तो देखें ही देखें। और अगला प्रश्न देखते हैं आज का। संविधान सभा की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 32। देखिए, पॉलिटी की तैयारी आपको करनी है तो सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है कि आप पहले एमसीक्यू लगाएं, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका, फिर उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा सवाल कैसे इसमें बन रहे हैं। तो जब फिर आप एमसीक्यू लगाने के बाद चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में खुद से बनेगा कि सवाल यहाँ से बन सकता है, तो खुद सवाल फ्रेम कर पाएंगे। तो जब इंसान का दिमाग खुद से सवाल फ्रेम करने लग जाता है तो वहाँ सवाल गलत होने के चांस बहुत कम रहते हैं और आपको याद बहुत सही से होने लगता है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल थे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए, 29 विषय 11वीं अनुसूची में शामिल हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ की गई राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो 10 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के लिए एक योजना का प्रारंभ किया गया था। उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन डी परिवर्तन। तो 10 अक्टूबर 2019 को ध्रुव शुरू किया गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्रुव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऐसे सवाल पीसीएस में एक या दो तो रहते हैं हर पेपर में। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सारे कहीं लिस्ट मिल जाए तो वो आप देख सकते हैं, या मैं खुद इन सभी जो महत्वपूर्ण संस्थान है उसकी सारी लिस्ट बना के एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो आपको आप देख लेना। उसमें से आपका पूरा फंस जाएगा। दो या एक सवाल तो आना ही आना है, पीसीएस से इसको नहीं छोड़ता है कभी। एक या दो सवाल पक्का आता है हर पेपर में। तो इसके लिए आप तैयार रहें और आप एक वीडियो देख के इसका पूरा एक नंबर आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। आप ओनली आईएएस पीसीएस 4 पे जाके भी देख सकते हैं इसकी लिस्ट। तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी शिमला। तो भारतीय भाषाओं का संस्थान है ये मैसूर में है। अब तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। तो ऑप्शन ए उत्तरी अटलांटिक कटक्का, ऑप्शन बी दक्षिणी अटलांटिक कटक्का, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, दक्षिणी अटलांटिक कटक्का है। ऑप्शन बी में दक्षिणी अटलांटिक होगा। ऑप्शन सी महासागर कटक्का, हिंद महासागर कटक्का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो टेलीग्राफिक पठार जो है वो उत्तरी अटलांटिक कटक्का भाग है। ये आप एटलस में देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ये वहाँ पे दिया गया है सब। तो आप ज्योग्राफी के लिए एटलस देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप एटलस ज़रूर देखें, 10 मिनट तो देखें रोज। तो उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है टेलीग्राफिक पठार। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी को, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन सी 21 अप्रैल को, ऑप्शन डी 24 अप्रैल को। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, अंबेडकर जी की जयंती की याद में। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कोक्कल, ऑप्शन बी दुर्वसेन द्वितीय, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी शिलादित्य। तो ये देखिए, ये प्री मेडवल हिस्ट्री का सवाल है। प्री मेडवल हिस्ट्री में इतने सारे राजवंश हैं कि आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो
मेडुअल हिस्ट्री आप पढ़ते रहेंगे, इतने ज़्यादा राजवंश हैं। तो इसका पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसमें 5 चीज़ें आप ध्यान में रखें। एक तो संस्थापक इस वंश का कौन था, राजधानी कहाँ थी, या इनमें से किसी राजा ने महत्वपूर्ण उपाधि ली है वो, और कोई कल्चरल योगदान इनका है वो, और इनके दरबार में कोई कवि रहता था या इनकी खुद की रचना है वो। ये 5 चीज़ें आपको प्री मेडुअल से ध्यान में रखनी है। उसी इन 5 पॉइंट को आप ध्यान में रख के मैं प्री मेडुअल पूरा पढ़ लेंगे, और तो आपका यहाँ से सवाल गलत होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। इसके लिए मैंने प्री मेडुअल के लिए सारे जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे एमसीक्यू बना के चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं ओनली ISPCS शार पे, वहाँ पे प्री मेडुअल में आपको सब मिल जाएगा, और इस चैनल पे भी आपको मिलेगा सब। तो ऑप्शन ए कोक्कल, ऑप्शन बी ध्रुवसेन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी शिलादित्य। तो कलचुरी वंश का संस्थापक है वो कोक्कल है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थानेश्वर के हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह किसके साथ किया था, तो ऑप्शन ए ध्रुवसेन द्वितीय, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन सी कुमारपाल, ऑप्शन डी अजयपाल। तो थानेश्वर वंश का जो हर्षवर्धन था उसने अपनी बेटी का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ किया था। ध्रुवसेन द्वितीय बल्लवी जो गुजरात में है वहाँ पे मैत्रक वंश था, तो उस वंश के राजा के साथ किया था। ध्रुवसेन द्वितीय उस वंश का राजा था, तो उसके साथ हर्षवर्धन ने अपनी बेटी का विवाह किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बघेल वंश का संस्थापक कौन था, तो ऑप्शन ए कुमारपाल, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी लवण प्रसाद। तो बघेल वंश का संस्थापक है वो लवण प्रसाद था। ये भीम द्वितीय जो सोलंकी वंश है गुजरात में, सोलंकी चालुक्य वंश, वहाँ उनका सेनापति था मंत्री था लवण प्रसाद, तो उसने बघेल वंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, बघेल वंश। अगला प्रश्न है भारत में कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता कब मिली थी, तो ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1919 का एक्ट, ऑप्शन सी 1935 का एक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में कंपनी के कार्यों को प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता मिली थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही मिली थी। इस एक्ट को लाया गया था कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए, और भारत में उनके जो कार्य कर रहे थे उनको मान्यता दे दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट है इस एक्ट के बारे में, और यहीं से केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत होती है। तो 3 पॉइंट रेगुलेटिंग एक्ट में आपको ध्यान रखने, एक तो कंपनी के कार्यों को विनियमित किया गया और भारत में उसके राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दे दी गई, और तीसरा केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत भी इसी समय से हो जाती है तो भारत में। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के ये 3 प्रावधान हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। देखिए साइमन कमीशन से 3 प्रश्न बनते हैं डेट पे, एक तो गठन कब हुआ, एक भारत कब आया और रिपोर्ट कब दी। तो गठन 1927 में हुआ था, रिपोर्ट इसने 1930 में दी थी, 1929 में ये भारत आया था। तो साइमन कमीशन का गठन है वो 1927 में होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की, पहला कथन तो ये है। दूसरा कथन है इसमें सांप्रदायिक आधार पर यानी सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। तो ये 2 कथन है, एक तो पहला है प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था, और दूसरा सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि जो पहले मुस्लिम समुदाय के लिए आया था 1919 में, तो 1909 में मुस्लिम संप्रदाय के लिए, 1919 में इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। तो ये दोनों ही काम 1919 के अधिनियम में हुए थे, तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी संबंधित है, तो ऑप्शन ए मुर्गियों से, ऑप्शन बी गायों से, ऑप्शन सी बकरियों से, ऑप्शन डी घोड़ों से। तो रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गियों से संबंधित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे सवाल पीसीएस में पूछे जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा हटके होते हैं ये सवाल, 1-2, लेकिन पेपर पे ये बहुत इफेक्ट करते हैं। जब कट ऑफ होती है तो उसमें ये पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो रानीखेत बीमारी है, मुर्गियों से संबंधित है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी 4 ये रोग दिए गए हैं, आपको बताना है जल जनित रोग कौन सा है। तो जल जनित रोग मैं लिस्ट बना के आपको दे दूंगी, जल जनित रोग कौन से हैं, वायरस वाले कौन से हैं, बैक्टीरिया वाले कौन से हैं,
उस सब मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, तो आप उसको भी ज़रूर देखना। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी तपेदिक। तो जल जनित रोग है वो हैजा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हैजा जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी देखिए, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है मुख गुहा से। जब हम खाना मुंह में खाना शुरू करते हैं वहीं से पाचन शुरू हो जाता है, लेकिन उसका अधिकांश भाग कहाँ पे संपन्न होता है वो इसमें पूछा है। तो ऑप्शन ए पेनक्रियास, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी आमाशय। तो पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी रेशे। तो लार है वो स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। तो यहाँ से सवाल ये भी बन सकता है कि स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख गुहिका से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार मुख गुहिका में बनती है और यहीं से स्टार्च मंड में टूटना शुरू हो जाता है, तो यहीं से पाचन शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रांत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो जनसंख्या से भी सवाल पीसीएस में 4-5 तो आते हैं, नॉर्मल समझ लो 4-5 पूछे ही जाते हैं, तो आप जनसंख्या जरूर पढ़ लें एक बार। और जो मैं मॉडल टेस्ट पेपर में एमसीक्यू जो डिस्कस कर रही हूँ उनको ज़रूर आप याद करते रहें, ऐसे ही आपकी पूरी जनसंख्या कंप्लीट हो जाएगी। ऑप्शन ए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किस प्रांत में जनघनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जो जनगणना है उसके उनके अनुसार जो वर्तमान में जनघनत्व है वो बिहार में सर्वाधिक है, पहले पश्चिम बंगाल में था। अभी 2001 वाली जनगणना थी उसमें पश्चिम बंगाल था, 2011 में बिहार हो गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो भारत में सबसे प्रदूषित शहर है वो झरिया को घोषित किया गया है, तो झरिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 6 फरवरी 2020 को भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव 2020 का प्रथम आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव का प्रथम बार आयोजन हुआ है वो लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल के सहयोग से भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है ये खंड शिक्षा अधिकारी में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो पुर्तगाल के सहयोग से राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी चेन्नई। तो ये स्थापना लोथल में हो रही है। तो आपका काम है लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं वो आपको सब पढ़ लेने हैं जाके। गोदीवाड़ा यहाँ का प्रमुख साक्ष्य है, लेकिन और भी बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, वो भी आपको जाके देख लेने हैं। तो यहाँ से या तो ये सीधा सवाल करंट अफेयर से बन सकता है या सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में भी यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावना है, तो ये आपका काम है, जाके ज़रूर देखें इसको। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 1925 में कानपुर में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता है वो सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने की थी 1924 में, 1924, और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 और 31 में की थी। वल्लभ भाई पटेल ने शायद वो आपको देखना है जाके उन्होंने की या नहीं की, कब की, वो आपको जाके देखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के शासन काल में लगाया गया था? यानी
किस गवर्नर जनरल के समय में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड एलनबरो, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, साप्ताहिक पत्र दर्पण के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन ए बाल शास्त्री जम्बेकर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। तो साप्ताहिक पत्र दर्पण के संपादक थे तो बाल शास्त्री जाम्बेकर थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बाल शास्त्री जाम्बेकर। धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मणिलाल, ऑप्शन डी मालाबारी। तो धर्म सभा की स्थापना है वो राधाकांत देव के द्वारा की गई थी, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आपको सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक का पूरा लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगी, वो आप रट लें, आपके सारे सवाल वहाँ से, ऐसे सवाल गलत नहीं होंगे। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी हाजी शरीयत अल्लाह, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत है वो मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मिर्जा गुलाम अहमद। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी का आज का मॉडल टेस्ट पेपर था। अगले मॉडल टेस्ट पेपर में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।